हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? अच्छे हो बच्चों? चलिए भाई, तो आगे के लेक्चर की बात करते हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की। आज के लेक्चर में बेटा आगे के टॉपिक की बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये नीट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से एक क्वेश्चन हर ऑल टाइम देखा गया है। 2019 के पेपर में भी आया था, 18 में भी था, 16 में भी था। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे नीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, काफ़ी इजी टॉपिक है। तो बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के बारे में। तो देखिए भाई, जैसे देखो बेटा, अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो हमने डिस्कस किया चार्ज होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेचर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। इसके बाद हमने डिफाइन किया था बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कि चार्ज पार्टिकल आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे, और जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे विद हेल्प ऑफ कूलॉम्स स्टेटमेंट और कूलॉम्स लॉ। ये वाली बातें अभी तक हमने की थी। अगर मैं बात करता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो इससे रिलेटेबल एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चेक करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होने वाले हैं। वही वो सारी बातें हैं जो अभी तक हम सारे टॉपिक के लिए करते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक की डेफिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे, टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्लियर? तो देखो बेटा, हेडिंग डालो आप, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बेटा सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वर्ड का मीनिंग तो समझ में आता है कि बातचीत जो है वो चार्ज के बारे में हो रही है, चार्ज के इफेक्ट के बारे में बातचीत हो रही है, वो मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं फील्ड। ठीक है, तो फील्ड से मीनिंग समझ में आता है एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन। जैसे अगर मैं फील्ड की साइड जाता हूँ तो डेट मीन्स एरिया और कोई भी पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस लेने की ट्राई करूं, अगर मैं इस वर्ड को एनालाइज करने की ट्राई करूं, तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व हो, जहां इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व हो, दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ रही है समझ में कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन और सराउंडिंग वेयर वी आर ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वेयर वी आर ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, सो वी कैन से इन दैट पर्टिकुलर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। बात आ रही है समझ में कि भाई कहीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व होने का कारण क्या होगा कि वहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट है, तभी तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है। और अगर इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट है तो उसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट प्रोड्यूस हुआ, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट के कारण वहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी ऑब्जर्व हुई, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बस वर्ड से सेंस को समझ लेना है। तो सेंस क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट है, जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर ग्राउंड में, एक पर्टिकुलर रीजन में और सराउंडिंग में ऑब्जर्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो चाहिए इलेक्ट्रिक सोर्स। इस सोर्स से क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, जिससे ऑब्जर्व होगी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में कोई अनदर चार्ज है, उस पर फोर्स भी लग सकता है या अदर एक्टिविटीज भी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया किससे, इलेक्ट्रिक सोर्स से, और सोर्स हमारा क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। तो हुआ क्या कि जैसे मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक चार्ज है Q, और यहाँ पर हमने एक अनदर टेस्ट चार्ज रखा है, एक पॉइंट चार्ज रखा Q0। इसको मैं टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं चेक कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो वाइट बोर्ड एरिया है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है या नहीं।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट, तो ये Q नॉट चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। भाई आपने पढ़ा है ना कि कोई भी चार्ज है वो अनदर चार्ज पर फोर्स लगाएगा, एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एच पर कूलम्ब स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक अपने पास पॉइंट चार्ज है Q, एक अनदर Q नॉट चार्ज को लेके आता हूँ, तो ये Q नॉट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। बोथ आर पॉजिटिव, तो फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव, दैट मीन फोर्स हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अभी तक हम ये वाली बात कर रहे थे। अगर मैं बेटा इसका लॉजिक सोचता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कि इसने फोर्स कैसे लगाया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मैजिकल इफेक्ट हुआ हो कि भाई ये क्यू है, इसने एक मैजिक किया कि अब हम मैजिक करेंगे, देखो Q नॉट भागेगा या Q नॉट पे फोर्स लगेगा। तो ऐसी बात तो नहीं है। एक्चुअल में Q से क्या होगा, कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और ये Q नॉट इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में आया, जिसके कारण इस पर फोर्स लगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो Q है इसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, और मैं कोई भी पॉइंट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में लाऊंगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? सो मैं बोल सकता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि हर चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कोई भी अनदर चार्ज पार्टिकल को अगर उसमें रखा जाएगा तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब्स की हेल्प से। So the electric field, it is the surrounding in which electric effect is observed. ठीक है, it is the surrounding in which electric effect is observed. ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ बेटा, अगर मैं अनदर वे में इसको डिफाइन करना चाहूँ, सो हियर यू कैन से फोर्स ऑन Q नॉट अप्लाइड बाई Q, दैट इज डिनोटेड बाई F, विच इज इक्वल टू होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स ऑन Q नॉट कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं यहाँ Q नॉट की जगह Q लेता तो फोर्स क्या हो जाता, Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं Q1 लेता तो फोर्स क्या हो जाता, Q1 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं Q4 लेता तो ये क्या हो जाता, Q4 अपॉन आर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ Q नॉट ले रहा था तो यहाँ पर Q नॉट था, Q1 कर रहा था तो यहाँ Q1 था, स्टिल ये वाली जो बात थी ये तो सेम थी। डेट मीन्स ये वाली जो बात है ये सेम है, तो ये इफेक्ट तो किसका हुआ, Q का, और ये चार्ज का हुआ। सो हियर वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, here we define electric field that is denoted by E is a force per unit charge, is a force per unit charge. Or if I define in another way in a vector form, so I can write in vector form here E vector that will become equal to force vector upon Q naught, because charge is a scalar quantity, you already know about it. करंट स्केलर है, वहाँ से चार्ज भी कैसा आया था, स्केलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड, if I want to write the definition, so we can say electrostatic force per unit charge is called electric field. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस तरीके से भी इसे आप समझ सकते हो कि पर यूनिट चार्ज पर जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको इसको सेंस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व हो। और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स से आएगा। और अभी सोर्स के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, चार्ज। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हो गया इसको अगर मैं डायग्राम के तौर पे समझाऊं, ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। तो डेट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड कि हर चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास की सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर। तो ये बेटा कॉपी कर लो, इस चीज़ को और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार आप ये कॉपी कर लो, ये आप डेफिनेशन लिख लो, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये भी आप कॉपी कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। चलो, आप कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो देखो बेटा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, और अगर मैं अनदर तरीके से बोलना चाहूँ तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इट इज़ द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज in which another point charge experience an electric force। समझ लो बेटा, अनदर वे में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी पॉइंट चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहाँ कोई अनदर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और द सराउंडिंग इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो बेटा, अगर इसे मैं और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट चार्ज है Q, ये अनदर पॉइंट चार्ज है Q नॉट, इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है R, इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है अपना R। क्लियर। सो दिस पॉइंट चार्ज विल अप्लाई एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q नॉट अपॉन R, एंड ओवरऑल वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि इस पर जो भी ये F फोर्स लग रहा था, तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू आया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। आई बात समझ में। देखो बेटा, हुआ क्या होगा अगर इस बात को समझा जाए, एक्चुअल में ये जो Q है, इस Q से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट निकला होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट यहाँ तक भी पहुँचा होगा, और इस इम्पैक्ट में ये चार्ज रखा है तो इस पे ये फोर्स लगा होगा। ये वाली बात हुई होगी। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लो, मान लो इससे 100 लाइन्स निकली, जैसे इम्पैक्ट को मैं लाइन्स से डिनोट करता हूँ, तो मान लो इससे 100 लाइन्स निकली, ये 100 लाइन्स यहाँ पे पहुँचेंगी तो ये इस पर फोर्स लगाएंगे। सेम ये भी एक चार्ज है, इससे भी कुछ लाइन्स निकलेंगी। ठीक है, चलो ये छोटा मान लिया, इससे 5 लाइन्स ही निकली, तो इससे भी 5 लाइन्स निकलेंगी, वो इधर आ रही होंगी। तो देखो बेटा, ये जो 100 लाइन्स थी, इधर से 5 आ रही थी, तो ओवरऑल जो लाइन्स का नंबर है वो कम हो जाएगा। इस पर इफेक्टिवली कितनी पहुंची, 95, क्योंकि 5 इसकी काट देंगी। बात आ रही है समझ में। डेट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो कि अगर मैं बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर इससे एक भी लाइन नहीं निकलती तो यहाँ पर कितनी लाइन पहुँचती, 100।
लेट मी इसका जो ट्रू इम्पैक्ट है वो हमारा कब कैलकुलेट होता, जब इस चार्ज से कोई भी लाइन नहीं निकलती, मतलब कि यहाँ पर चार्ज की कोई भी वैल्यू नहीं होती। भाई इस चार्ज की वैल्यू होने के वजह से इससे भी कुछ लाइंस निकलेंगी जो इसकी कुछ लाइंस को कट करेंगी, ओवरऑल इम्पैक्ट को कम करेंगी। अगर मुझे ट्रू इम्पैक्ट रीड करना है तो इससे एक भी लाइन ना निकले तो यहाँ सारा की सारा इम्पैक्ट आ जाएगा, तो ट्रू इम्पैक्ट रीड हो जाएगा। दैट्स वाई इन बोर्ड एग्जामिनेशन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर चार्ज लिमिट टेंड्स टू 0. That is a true definition. This is a true definition of electric field. Why we are saying it is a true definition? Because when we are considering the value of Q naught, so it will impact the electric field. ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरर है, ऑलमोस्ट ये पहुँच रहा है, लेकिन विदाउट एरर बात करूँ तो अपना क्या होगा, लिमिट Q naught टेंड्स टू 0 F फैक्टर अपॉन दिस इज अ परफेक्ट वे टू कैलकुलेट। ठीक है, बट इट इज डिफाइंड थ्योरेटिकली, फॉर कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल वी यूज एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। आई बात समझ में बेटा? तो ये भी आप समझ लो इस टर्म का मतलब क्या है। तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ रहा है, कैसे डिफाइन होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलो बेटा देखो, अगर मैं बस बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को भी समझ लो। मैंने बोला कि ये Q चार्ज है और ये बेटा आपका स्मॉल q चार्ज है, तो आपने पढ़ा है कि ये Q पे फोर्स लगाएगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बिकम इक्वल टू फोर्स अपॉन। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू Q, और इन वेक्टर फॉर्म ये क्या होगा बेटा अपना, F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ लो, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो F अपॉन Q, ये इस पे लगाएगा तो F अपॉन कैपिटल Q। जिस पे फोर्स लग रहा है ना उस चार्ज से डिवाइड होता है। तो ये E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया, Q। F इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, QE, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें चार्ज रखा है Q, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू QE, एंड डेट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से लिखा है। देख तो यहाँ भी रहा था, अलग से लिखने का रीज़न है बस आपको याद रहे F इक्वल टू Q। क्लियर? तो बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रू डेफिनेशन क्या है और रिलेशन क्या है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप क्वेरी अपनी रेज कर सकते हो, अदरवाइज बेटा ये आप कॉपी कर लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर लो। That is a relation F इक्वल टू Q। अब कर दूं बेटा, चलिए आगे की बातचीत करते हैं, आगे की और जैसे बेटा यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट डायमेंशंस क्या होंगे। तो मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड सर डेट इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं बेटा यहाँ से यूनिट लिखूँगा तो फोर्स की तो होगी न्यूटन और चार्ज की होगी अपनी कूलम। तो यूनिट क्या बन जाएगी अपनी, न्यूटन पर कूलम। ये तो ऐसा यूनिट होगी, ठीक है, नतीजा ऐसा यूनिट। और अगर CGS लिखूँगा तो न्यूटन का क्या बन जाएगा, डाइन, और चार्ज का क्या बन जाएगा, ESU। ये क्या होगी, CGS यूनिट।
क्लियर। अगर बेटा डायमेंशन लिखता हूँ, ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको डायमेंशन लिखनी है ई की, तो ये हो गया एफ अपॉन क्यू, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और चार्ज की q इक्वल टू क्या होगा it, तो ये हो गया 80। ये क्या बन गया mlt-3 a-1। भाई आपने पढ़ रखा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो q हो गया it, तो ये हो गया 80। तो ये इसकी क्या हो गई यूनिट और डायमेंशन हो गई। ये तो सिंपल सी बात है जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने 11th में पढ़ ही रखा है, इसको आप निकाल सकते हो। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं बेटा। डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो देखो अभी हम लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट इज अ फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज। फोर्स इज अ वेक्टर, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी हो रही थी अपनी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर है तो बेटा डायरेक्शन तो होगी। ठीक है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज का जो इम्पैक्ट होगा वो ऑल टाइम किधर होगा, आउटवर्ड। दैट मीन्स इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, आउटवर्ड। डायरेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप समझ लो। पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए होगी डायरेक्शन इनवर्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड। क्लियर। देखो बेटा इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे केसेज में ले लेता हूँ जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगा, सो सेम पोलैरिटी है तो यहाँ पर E एंड F आर पैरेलल, हियर E एंड F आर पैरेलल। पॉजिटिव में कैसे आए, पैरेलल। जैसे मैं बोल देता हूँ बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स कैसा लगेगा, अंदर। और बट पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव में E एंड F क्या होंगे, पैरेलल। अगर नेगेटिव चार्ज है तो E एंड F कैसे हो गए, एंटी पैरेलल। ठीक है, हेयर E एंड F आर एंटी पैरेलल। आई बात समझ में। तो ये आप कॉपी कर लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स, आ रही ना बात समझ में कि अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर E एंड F पैरेलल, पॉजिटिव नेगेटिव में E और F एंटी पैरेलल। जैसे दो केस और बना लेते हैं, जैसे ये नेगेटिव लेता और ये पॉजिटिव लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और फोर्स भी अंदर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्टिव। तो यहाँ से भी क्या क्लियर हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसकी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आ रहा है ना, फोर्स और ये पैरेलल। जैसे ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव किधर लगा, आउटवर्ड। और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर। तो ये यहाँ पर अगर नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर ये चीज़ कि जैसे इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको इस बॉक्स में लिख देता हूं बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, अगर मैंने इसमें नेगेटिव चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, अमाउंट तो वही होगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। ठीक है, तो ये एक और कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्शन का। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अंदर।
अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अपोजिट में लगेगा। और डायरेक्शन कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये भी आप कॉपी कर लो। ये यूनिट एंड डायमेंशन है, दैट इज अ डायरेक्शन पार्ट। क्लियर, ये कॉपी कर लो बेटा। कर लिया कॉपी, चलो। देखो बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे। लेट से आपके पास कोई भी एक वाटर ड्रॉप है और मैं बोल देता हूँ बेटा मास ऑफ वाटर ड्रॉप is 20 gram and charge is 5 millicoulomb is in equilibrium position in mid-air. Then calculate direction and magnitude of electric field. क्वेश्चन समझ लो, आपके पास कोई भी एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास है 20 ग्राम और इस पे चार्ज है 5 किलो कूलम, इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन मिड एयर, बीच हवा में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो आपको बताना है बेटा डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करके बताओ। सोचो कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इसमें इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो है। इस लॉजिक को आप अप्लाई करो तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल जाएगा। एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है अपना, कि आपको ये कोई भी वाटर ड्रॉप गिवन है डेट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मास m गिवन है, चार्ज q गिवन है। देखो बेटा जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो, बाकी मेरे साथ समझ लो। तो देखो बेटा इसका मास m है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mg। कैसी है ड्रॉप, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया, इस पे नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स अपना जीरो कब होगा बेटा, जब नेट फोर्स जीरो अपना कब होगा, जब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगे, अपवर्ड, और कितना लगेगा Q। चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होना चाहिए अपना, अपवर्ड, तभी तो डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। मैंने बताया ना पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन तो क्या आ गई अपनी, पॉजिटिव बाई। अब बस मुझे निकालना है अमाउंट, तो नेट फोर्स जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा अपवर्ड फोर्स QE दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा mg अपॉन q। आपको मास के बने 20 ग्राम, इफ आई कन्वर्ट इनटू केजी तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 10, और ये है 5 इंटू मिली कूलम तो 10 टू द पावर -3। इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स गया, तो ये आ गया बेटा 40 न्यूटन पर कूलम। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 40 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या आ गई, पॉजिटिव वाई। क्लियर, तो ये क्या हो गया बेटा कि अगर कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा अपना Q। कॉपी कर लो इसे, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, आ रही है ना बात समझ में, किस टाइप की प्रॉब्लम हमारी फ्रेम होने वाली है। जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ।
अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये कॉपी कर लो बेटा आप जब तक। देखो बेटा अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको ये कोई भी पॉजिटिव प्लेट गिवन है जिससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है E। ये कोई भी एक ब्लॉक है बेटा, इसका मास m है, चार्ज q है। देन कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ठीक है, कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको क्या बोला बेटा कि ये कोई भी एक ब्लॉक है, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m, चार्ज ऑन दिस ब्लॉक इज q, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t एंड हियर यू कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेनी है बेटा, 0 लेनी है। तो आपको बताना है कि भाई साहब कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो देखो बेटा कैसे करने वाले हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स लगेगा F विच इज इक्वल टू क्या होगा Q। क्लियर। अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ बेटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा QE, फोर्स होगा Ma डेट इज इक्वल टू QE, डेट मीन एक्सीलरेशन अपना आ जाएगा यहाँ पर QE अपॉन M। क्लियर। अगर मैं डिस्टेंस लिखता हूँ तो ये एक्सीलरेशन लग रहा है, ओवरऑल ये मूव करना चालू करेगा, तो ये पर्टिकुलर टाइम t में बेटा कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो आपने पढ़ रखा है 11th में कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड होंगी। डेट मीन्स डिस्टेंस कितना चलेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ रही ना बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगा, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आया, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस चलेगा। और कितना चलेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है सर, एक्सीलरेशन है QE/m, टाइम आपको t दिया है, तो आंसर क्या आ गया बेटा अपना QET स्क्वायर अपॉन 2 है। इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। आ रही है बात समझ में कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो बस इतना सा है कि कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा QE। पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। बस इतनी सी बात हमने अभी तक की है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है बेटा। तो ये भी आप कॉपी कर लो, ये कॉन्सेप्ट भी आप कॉपी कर लो कि कितना फोर्स यहाँ अप्लाई होने वाला है। That concept is called basic knowledge of electric field. That concept is called basic knowledge of electric field. और ये कॉपी करने के बाद हेडिंग डालना बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई हमने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है तो उससे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आएगा। वो सोर्स क्या हो सकता है, चार्ज, और चार्ज पॉइंट की फॉर्म में भी पॉसिबल है, प्लेट की फॉर्म में भी पॉसिबल है, लाइन की फॉर्म में भी पॉसिबल है, स्फीयर फॉर्म में भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो बेटा ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो, उसके बाद हेडिंग डालो हमारा फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमें समझ में आता है
पॉइंट चार्ज का भी मतलब हमें समझ में आता है। तो अब दोनों का कंबाइंडली बात कर लेते हैं कि ये अपने पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर ये p डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। भाई ये चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट निकलेगा, तो ये p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आएगा ये मुझे बता दो। अगर मैं p का निकाल लूँगा, ऐसे कोई भी रैंडम पॉइंट का निकाल लूँगा। क्लियर? तो देखो बेटा कैसे निकालोगे। लेट से मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ Q0, तो ये Q इस Q0 पर F फोर्स लगाएगा, और आपने पढ़ रखा है अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? कितना फोर्स होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या होता है अपना फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये कितना आएगा अपना KQ अपॉन R स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये Q चार्ज गिवन है, अगर मुझे यहाँ R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर बेटा मुझे यहाँ पर R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है कि इस R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोल दोगे ये हो जाएगा अपना KQ अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, कि अगर मुझे बेटा यहाँ R2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे KQ अपॉन R2 स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये चार्ज इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा जो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज भी होगा, और कैसे चेंज होगा, तो E इज इनवर्सली ऑफ R स्क्वायर। E इज इनवर्सली ऑफ R स्क्वायर। डेट मीन जैसे जैसे मैं R को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे E अपना घटता जाएगा, जिसको अगर आप ग्राफिकली समझना चाहो तो ये हाइपरबोलिक रिलेशन हो गया। ये ऐसे R बढ़ाते जाओगे तो E अपना घटता जाएगा। ये E और R का ग्राफ हो गया, एंड डेट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि कोई भी अगर अपना पॉइंट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेट इज इक्वल टू होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। आ रही बात समझ में बेटा, जो अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो इसी रिलेशन पे हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू होगा अपना KQ अपॉन R स्क्वायर। जैसे समझ लो बेटा, अगर मैं इस पे बातचीत करता हूँ, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। ये Q है, मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो ये अपना नॉर्मली आ रहा है KQ अपॉन R स्क्वायर। इन अ वेक्टर फॉर्म आप इसको क्या लिखोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन। सो इन अ वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड तो आपको पता है KQ बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई E कैप। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर जा रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड। डेट मीन R की डायरेक्शन ही हो गई, जिसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ KQ R स्क्वायर R। और अगर R कैप को सॉल्व करते हैं तो आप इसको लिख सकते हो KQ अपॉन RQ मल्टीप्लाइड बाई R वेक्टर, बिकॉज आपने पढ़ रखा है R वेक्टर होगा R इंटू R कैप। तो ये क्या हो गया बेटा, अपना वेक्टर फॉर्म हो गई KQ R वेक्टर अपॉन R क्यूब, या KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप क्या बता रहा है, अपनी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने पढ़ ही रखा है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में। जिसका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है वो मेरी वीडियोस देख सकता है बेटा, मैथमेटिकल टूल्स बेसिक मैथमेटिक्स नाम से। बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका 12th का फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। और सिंपल सा है बेसिक मैथमेटिक्स। अगर किसी को कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन में वीकनेस है तो वो मेरी उसी पर्टिकुलर पोर्शन की वीडियो देख ले,
ठीक है, तो समझ लो बेटा, कोई भी पॉइंट चार्ज है तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना होगा KQ/R², जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा, ये इसका वेक्टर डिनोटेशन होगा। क्लियर? तो ये आप कॉपी कर लो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? लिख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये ग्राफ भी बना लेना, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ग्राफ को भूल जाओ। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट चार्ज है तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा बेटा अपना। ये लिख लिया? चलो, नेक्स्ट देखो बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जिस तरह सुपरपोजिशन हम बेटा फोर्स में डिफाइन कर रहे थे, ऐसे हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से ये बेटा कोई सिस्टम गिवन है, यहाँ पर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, सेम वे में ये Q1 चार्ज है। ठीक है, Q1 चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस है R1, Q2 की है अपनी R2, Q3 की है अपनी R3, सेम वे में बेटा इसकी है अपनी R। तो देखो बेटा, अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट की बात करता हूँ तो Q1 अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इन सेम वे Q2 भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इन सेम वे Q3 भी प्रोड्यूस करेगा, और इन सेम वे Qn भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर n पॉइंट चार्ज गिवन है तो सबका अपना अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा, अपना अपना एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। ठीक है, अपना अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ रही ना बात समझ में? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो अपना कौन कैलकुलेट करेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये क्या बोलता है बेटा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। Resultant electric field that is denoted by E vector is the vector sum of all individual electric field. सिंपल सा स्टेटमेंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स गिवन है सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उनको वेक्टर सम कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। भाई फोर्स में भी तो यही कर रहे थे कि जितने भी फोर्सेस गिवन है सबको अलग अलग निकाल लो और वेक्टर सम कर दो। और वेक्टर सम कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा ही रखा है कि मल्टीपल वेक्टर को दो वेक्टर में बदलो और दो को एक में बदलना हमें आता है। ठीक है, तो सिंपल है, कितने भी चार्ज दे दे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई बात समझ में नहीं आई? तो एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा अपना? KQ/R²। अगर मल्टीपल पॉइंट चार्ज है तो सबके लिए अलग अलग निकाल लो और उन सबको वेक्टरी फॉर्म में सॉल्व कर लो तो अपना आंसर आ जाए। क्लियर? और इसको हमने क्या बोल दिया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है बेटा? जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं। मान लो
आपको बेटा ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के बने, ये क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है और इस पर भी क्यू चार्ज है, ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बना है, सॉरी दैट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये कोई भी पॉइंट है जो मीडियन इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। आपको बताना है ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और ये कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने क्या बताया बेटा, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो एक के लिए निकाल सकते हो, अगर मल्टीपल पॉइंट चार्ज हैं तो सभी का अलग अलग निकाल लो और उनको वेक्टर सम कर दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन का क्या बताया है, पॉजिटिव चार्ज के लिए सर डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो बेटा क्या होगा कि आपको गिवन है बेटा, ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, ये जो मीडियन पॉइंट है, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर जा रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर जाएगा। भाई तीन चार्ज हैं तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ऊपर वाला जो है इसके लिए तो ई इधर आ गया, इस वाले के लिए भी ई हो गया, इसके लिए भी ई हो गया। सबके लिए ई क्यों लिखा, क्योंकि सबके चार्ज का अमाउंट भी सेम है, सबकी डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ओनली डायरेक्शन अलग अलग होगी जो मैंने ड्रॉ किया। आ रही ना बात समझ में। और मुझे क्या निकालना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ रखा है ये एंगल कितना होता है 120, दैट मीन्स अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 60 और 60। आया लॉजिक समझ में? नहीं आया कि आपको 3 चार्ज गिवन है, ओ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इसको ऐसे अरेंज कर लिया। देखो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो नीचे तो कितना लग रहा है ई, ऊपर अपना कितना है ई कॉस 60 और इधर कितना है अपना ई साइन 60। सेम इस ई के लिए मैं लिखता हूँ तो ये हो गया ई कॉस 60 और ये क्या आ गया अपना ई साइन 60। क्लियर? हॉरिजेंटल ई साइन 60, ई साइन 60 तो अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गया। नीचे कितना है ई, ऊपर कितना है बेटा 2e cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ऊपर भी कितना रह गया अपना e और नीचे भी कितना रह गया e, तो नेट कितना आ गया 0। डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं 3 जो 120 पर है, तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। अगर आपने 11th में वेक्टर में प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, अगर नहीं की है तो इसको ऐसे समझ लो। तो मल्टीपल पॉइंट चार्ज गिवन है तो आप एक एक का सेपरेटली निकालो, डायरेक्शन ड्रॉ करो, वेक्टर मेथड से सॉल्व करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई बात समझ में बेटा? इसे आप कॉपी कर लो, इस पर और क्वेश्चन चेक करते हैं और कैसी प्रॉब्लम्स हमारी बन सकती है। लिख लो बेटा ये। लिख लिया? गुड। देखो बेटा जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट से बेटा ये x एक्सिस गिवन है, ये अपना x इक्वल टू 0 पॉइंट है, ये अपना बेटा x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2,
that is x equal to 4, that is x equal to 8 and this one is x equal to 16. ठीक है, यहाँ पे रखा है बेटा +2 माइक्रोकूलम, इधर है -2 माइक्रोकूलम, इधर है +4 माइक्रोकूलम, इधर है -4 माइक्रोकूलम, इधर है अपना +8 माइक्रोकूलम, और एक और ले लेते हैं x इक्वल टू 32 और यहाँ पे रखा है -8 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये आपको पॉइंट चार्जेस गिवन है, x इक्वल टू 0 पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे करोगे, ईच इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और उसे पूरा सॉल्व कर लो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो सॉल्व करो बेटा, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो भाई, इन 6 पॉइंट चार्ज है तो सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके लिए E1 आउटवर्ड, E2 इनवर्ड, E3 आउटवर्ड, E4 इनवर्ड, E5 आउटवर्ड, E6 इनवर्ड। क्यों आया? नेगेटिव के लिए अंदर, पॉजिटिव के लिए बाहर। तो नेट क्या बना? E1 प्लस E3 प्लस E5 माइनस E2 प्लस E4 प्लस E6। भाई ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। बस अब क्या करना है, मुझे अमाउंट लिखना है, डायरेक्शन ले ली। याद रखना बेटा, अगर आपने डायरेक्शन ले ली तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लेने हैं, क्योंकि इनके कारण ही हमने डायरेक्शन ली है। तो देखो, जैसे E1 लिखता हूँ तो KQ अपॉन R², ऐसे ही E3 लिखूँगा KQ अपॉन R²। आ रही ना बात समझ में? अगर ये लिखूँगा बेटा E5 तो KQ अपॉन R² माइनस E2 लिखो KQ, क्योंकि हमने डायरेक्शन ले ली है तो नेगेटिव साइन हम नहीं लेना है, अपॉन R² प्लस KQ अपॉन R² प्लस KQ अपॉन R²। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रोकूलम है जिसको मैंने सबसे कॉमन ले लिया। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आ रही ना बात समझ में? तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट। कहने का मतलब क्या है, आपको कितने भी पॉइंट चार्ज गिवन हो, आपको अगर सॉल्व करना है तो सभी का इंडिविजुअली निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो वर्कशीट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 3 सब टॉपिक हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? सो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you.